ओके, तो आज हम बात करने लगे हैं अपने बाकिया टॉपिक की, जो कि हमारा था पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस की। हम लोगों ने डिस्कशन कर ली है ऑलरेडी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक और वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। चीज़ों को समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, डाटा बहुत ज़्यादा है, इसको रिवाइज़ किया करें। अच्छा जी, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो लाजमी देखना है इस वीडियो के लिए, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आनी स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ पे जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, हाइपोफाइसिस। अब आगे हाइपोफाइसिस के भी दो पार्ट हैं, अडीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पे लिखे हुए हैं अडीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब आपको समझ आई अडीनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस असल में क्या है? हाइपोफाइसिस असल में पिट्यूटरी को ही बोलते हैं। एनाटॉमी की बात करें जी, लोकेटेड इन द सीला टर्शिका। सीला टर्शिका हमारे पास कहाँ पे होता है? मिडलैंड डिप्रेशन इन द स्फीनॉइड बोन ऑफ द मिडल क्रेनियल फोसा। क्रेनियल फोसा, हम जब स्कल को देखते हैं, स्कल बोन्स को स्टडी करते हैं, ख़ास तौर पे क्रेनियल बोन को, जो हमारी खोपड़ी बना रही होती हैं, तो उसके अंदर फोसाज होते हैं। ये भी देख, यहाँ इसकी इमेज शो की हुई है। एंटीरियर साइड पे एक फोसा, फिर मिडल फोसा, फिर पोस्टीरियर फोसा। यहाँ पे जो मिडल फोसा होता है, इस ये कौन सी बोन बनाती है? स्फीनॉइड बोन। स्फीनॉइड बोन का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम सीला टर्शिका। तो यहाँ पे बैठा होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टैंड? इसकी लोकेशन की समझ आ गई? होता ये ब्रेन में ही है, घबराने वाली बात नहीं है। बस एक एरिया का नाम आपने याद रखना है, जो कि स्फीनॉइड बोन का होता है, सीला टर्शिका, क्योंकि इसको प्रोटोकॉल दिया हुआ है हम लोगों ने। एक स्पेसिफिक जगह बनाई हुई है, एक स्पेसिफिक घर है इसका, सीला टर्शिका जिसको बोलते हैं, जो कि स्फीनॉइड बोन का ही हिस्सा है और मिडिल क्रेनियल फोसा के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अगली साइड पे, दरमियान में करके। कनेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस वाया पिट्यूटरी स्टॉक, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द मीडियन एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स। अब अगर तो आपने पिछली वीडियो देखी हुई है तो आपको पता होगा कि मैंने वहाँ पे बात की थी कि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली एक्सॉन की शक्ल में जुड़ा हुआ है। और ये कौन से दो हार्मोन बना रहा था? रिवाइज़ करें, रिवाइज़ करें। क्यों नहीं मैं बोल रहा, ताकि आपके दिमाग के ऊपर ज़ोर पड़े और आपको पता चले कि कैसे। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपकी रिवीजन होगी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको मजबूर कर रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो जाकर देखें, ओके? क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो इसी के साथ रिलेट कर रही हैं। अब आगे लिखा हुआ है जी, कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स। कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स कौन से हैं? एक को हम एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, जिसको एडिनो हाइपोफिसिस बोलते हैं। एक को पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको न्यूरो हाइपोफिसिस बोलते हैं। डेवलपमेंटली मतलब कि एम्ब्रियोलॉजिकली जब बेबी बन रहा होता है तो इनकी, एक तो इनके काम भी डिफरेंट डिफरेंट हैं। मैंने आपको बताया था शायद पिछली वीडियो के अंदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी असल में ऐसी ही है जैसे हाइपोथैलेमस को किसी ने आगे को धकेल दिया हो नीचे की तरफ। बिल्कुल वही बात है जी। इनकी जो हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली जो जगह हैं जहाँ से ये निकल रहे हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो हमारे पास लेयर, मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोलॉजी के अंदर लेयर बड़ी ज़रूरी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म। तो एक्टोडर्म ही है ये, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म कौन से वाली? ओरल एक्टोडर्म। जबकि न्यूरल हाइपोफिसिस के केस में न्यूरल एक्टोडर्म। ओरल एक्टोडर्म का भी कौन सा हिस्सा? जिसको हम बोलते हैं रथ केज पाउच। रथ के पाउच, ये आगे जाके और भी स्ट्रक्चर बनाता है ओरल कैविटी के। तो अगर तो इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी तो एडिनो हाइपोफाइसिस भी नहीं बनेगा। इसी तरह न्यूरल एक्टोडर्म के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो न्यूरो हाइपोफाइसिस नहीं बनेगा। न्यूरल एक्टोडर्म से और भी चीज़ें बनती हैं, आई थिंक सो। हाइपोथैलेमस भी इसी से बनता है, कंफर्म कर लीजिएगा। आगे है जी, द थ्री मेजर टाइप्स ऑफ पिट्यूटरी सेल्स। तीन मेजर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। अब मैंने पिट्यूटरी को उठाया, पिट्यूटरी को मैं देखने लग गया हूँ। कौन से पिट्यूटरी को? एंटीरियर पिट्यूटरी को भाईजान, एंटीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर वाला क्या है? मैंने आपको बताया कि पोस्टीरियर वाला असल में क्या है? हाइपोथैलेमस की ही एक्सटेंशन है। उसको नहीं देखने बैठ जाना, हम एंटीरियर साइड वाले को देख रहे हैं, जो कि एडिनो हाइपोफिसिस है, जिसकी अपनी पहचान है। न्यूरो हाइपोफिसिस घर है हाइपोथैलेमस का, एक स्टोर हाउस है, वहाँ पे वो हार्मोन्स बना के भेज रहा है, स्टोर कर रहा है, वो उसी को दिया हुआ है। लेकिन नाम क्योंकि उसी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी लोकेशन पे है, तो इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोल देते हैं। थ्री टाइप्स हैं जी पिट्यूटरी सेल्स की। एडिनो हाइपोफिसिस को जब हम चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर रख के हम उसके ऊपर थोड़े से रंग डालते हैं। कौन से रंग डालते हैं?
कुछ उसके सेल्स जो हैं वो कुछ रंग पकड़ लेते हैं, कुछ सेल कुछ रंग पकड़ देते हैं। डाइस बोलते हैं इनको, एसिडिक डाइस और बेसिक डाइस यहाँ पे लिखी हुई हैं। एसिडिक डाइस जो सच एज ईओसिन, और बेसिक डाइस जैसा कि हीमोटॉक्सिलिन। अब सेल्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैंने कोई डाई डाली, केमिकल डाला, कुछ सेल ने उस डाई को पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया और ग्लो कर दी हैं। अब वो रंग चढ़ गया उसके ऊपर, उस सेल के ऊपर, उसी डाई का, तो मुझे वो नज़र आने लग गए सेल। अगर नहीं चढ़ा तो मुझे नहीं नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ डीड सेल भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रोमोफोब, जिनके ऊपर कोई ना एसिडिक ना बेसिक डाई चढ़ती है और ये कोई हार्मोन भी नहीं बनाते। तो मैं दोबारा इसका डिस्कशन नहीं करूँगा क्रोमोफोब की। ना कोई हार्मोन बना रहे हैं ना कोई डाई है, तो ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मौजूद होते हैं। जो मेन सेल होते हैं वो एसिडिक सेल होंगे, एसिडोफिलिक सेल होंगे और बेजोफिलिक सेल होंगे। एसिडोफिलिक क्या बना रहे हैं? प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। बेजोफिलिक क्या बना रहे हैं? ACTH, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 4 हार्मोन ये सेल बना रहे हैं। मेन जो है वो इनका फंक्शन ये है। ओके, इसी तरह एसिडोफिलिक सेल जो वो क्या बना रहे हैं? प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। ओके, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि कौन से सेल हमारे पास, कौन सा सेल कौन सा हार्मोन बना रहा है। एसिडोफिलिक सेल को क्या बना रहे हैं? प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन। बेजोफिलिक सेल क्या बना रहे हैं? बाकी के 4 हार्मोन। टोटल 6 निकलते हैं एड्रीनल सॉरी एंटीरियर पिट्यूटरी से या एडिनो हाइपोफिजिस से। आगे बढ़ते हैं जी, ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्लियर हो गई। आगे है जी इसके फंक्शन क्या हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, और फंक्शनली हम एक इंटरमीडिएट पिट्यूटरी भी लिखते हैं। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से भी एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है। ये उन 6 के अलावा है जो हमने पढ़े हैं। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो मैंने आपको बता दिया कि ये किसका घर है? हाइपोथैलेमस का ही। वो यहाँ पे आके ADH और ऑक्सीटोसिन रखता है और जब मर्जी पड़ती है सिक्रेट कर देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मेन हमारे पास क्या है? हार्मोन है पिट्यूटरी का, साइट है पिट्यूटरी की, जो क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। पहले लेक्चर की बात है कि एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। कैसे? बाय द रिलीज ऑफ ट्रोपिक हार्मोन्स। बाय द रिलीज ऑफ ट्रोपिक हार्मोन क्या थे? जो कि आगे जाके ऐसे हार्मोन पिट्यूटरी के जो कि डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये खुद जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ताकि उसे कहेंगे या तो हार्मोन बढ़ा या कम कर। ओके, तो ये इनको बोलते हैं ट्रोपिक हार्मोन। नॉन ट्रोपिक हार्मोन हमारे पास डायरेक्टली जाएंगे, जैसा कि प्रोलैक्टिन डायरेक्टली जाता है मैमरी ग्लैंड के ऊपर और मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है, उसका कोई दरमियान वाला नहीं है। जबकि ट्रोपिक हार्मोन क्या था? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके थायराइड ग्लैंड की मिन्नत अल्लाह करेगा कि T3 T4 निकाल दो, वो आगे T3 T4 के आगे इफेक्ट होंगे। ओके, आगे है जी हार्मोन्स। ट्रोपिक हार्मोन होंगे जो कि एक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड टू मीडिएट देयर इफेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आल पिट्यूटरी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन जैसा कि FSH, LH, TH हैव कॉमन अल्फा सब यूनिट। ईच हार्मोन हैज़ अ यूनिक बीटा सब यूनिट। इस बात का क्या मकसद है मैं इसके ऊपर आता हूँ। नॉन ट्रोपिक हार्मोन एक्ट डायरेक्टली ऑन द टारगेट टिश्यू, जिसकी बात मैंने आपको कर दी है। अब ट्रोपिक हार्मोन जो से हैं जैसा कि FSH, LH, TSH, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी के हैं। मिसाल के तौर पे ये एक उनका जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई लंबी चेन है प्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन की एक ये चेन है। इन सब के सब FSH, LH और TSH के जो अल्फ़ा चेन है, जो एक चेन है हमारे पास वो अल्फ़ा चेन और एक चेन है बीटा चेन। ओके, ये दोनों से मिलकर ये हार्मोन बन रहे हैं। अल्फ़ा चेन जो होगी वो सब के अंदर सेम है। सारे हार्मोन जितने भी ट्रॉपिक हार्मोन हैं जो कि आगे जाके एक्ट करेंगे, FSH भी एक्ट करता है आगे जाके, LH भी एक्ट करता है आगे जाके, TSH तो करता ही करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार। जबकि बीटा चेन के अंदर फ़र्क होता है। बीटा चेन बताता है हमें कि ये FSH है या LH है या FSH है या LH है या TSH है। ओके, तो इट इज़ द बीटा चेन दैट इज़ द मार्कर ऑफ यूनिकनेस ऑफ द हार्मोन, नॉट द अल्फ़ा चेन। अल्फ़ा चेन को देखोगे तो सारे हार्मोन एक जैसे ही लगेंगे। अंडरस्टैंड? अब मैं लेक्चर को कुछ इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि मैं पूरी कहानी चलाऊँगा कि हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, उसके बाद वो पिट्यूटरी के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, पिट्यूटरी से कौन सा कहाँ जाएगा, कौन से ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करेगा। तो ये तमाम की तमाम डिटेल को अब हम देखने लगे हैं सिंगल, उसको बोलते हैं एक्सेस। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्सेस क्या होता है। पूरा कंट्रोल सिस्टम को अब हम स्टडी करेंगे हर एक हार्मोन का।
अच्छा, अब मैंने उनको डिवाइड कैसे किया हुआ है, एक ट्रॉपिकल हार्मोन जिसके अंदर मैं अगला टारगेट ऑर्गन भी लिखूंगा, और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन जिनके ऊपर अगला टारगेट टिश्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि है ही नहीं, ग्लैंड है ही नहीं जिसके ऊपर उन्होंने जाके एक्ट करना है। डायरेक्टली वो टिश्यू के ऊपर एक्ट करेंगे, डायरेक्टली वो उसके ऊपर जाकर एक्ट करेंगे जिधर से काम लेना है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी है ऑलरेडी, 3-4 बार हमने इसको डिस्कस कर लिया है कि जो ट्रॉपिकल हार्मोन है, दोबारा से सुन लें, ट्रॉपिकल हार्मोन ने क्या करना है, यहाँ से कोई हार्मोन बना, लेट्स सपोज वो TSH है, TSH बना, ये ट्रॉपिकल हार्मोन है क्योंकि इट एक्ट ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड, इसने किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करना है, वहाँ से उसने हार्मोन रिलीज़ करवाना है। जबकि नॉन ट्रॉपिकल डायरेक्टली जाके हमारे पास काम करवा देगा। तो इसलिए मैंने इनको डिवाइड किया, आगे भी आप देखेंगे। तो ट्रॉपिकल हार्मोन के अंदर हमें ये भी बताना ज़रूरी होता है कि ये ट्रॉपिकल हार्मोन किस ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा, जबकि नॉन ट्रॉपिकल के ऊपर बताना ज़रूरी नहीं है कि वो कौन से ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा। अभी आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सेस को डिस्कस करेंगे, इसके साथ हमारे सारे हार्मोन डिस्कस हो जाएंगे। पहला एक्सेस है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। हाइपोथैलेमस से कोई हार्मोन निकलेगा जो पिट्यूटरी के ऊपर जाके कोई हार्मोन रिलीज़ कराएगा, और पिट्यूटरी एट द एंड किसको रिलीज़ करवाएगा, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा। ओके, क्योंकि ये ट्रॉपिकल हार्मोन है। अब हम किन को डिस्कस कर रहे हैं, ट्रॉपिकल हार्मोन, ऐसे हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन के किसी और ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेंगे। ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस। हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा, CRH। ओके, कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारे पास क्या करवाता है, इट स्टिमुलेट ACTH, MSH एंड बीटा एंडोर्फिन, 3 को ये हमारे पास स्टिमुलेट करवाता है। उनमें से एक की हम बात करने लगे हैं, ACTH की। लेकिन अब मज़े की बात क्या है, हम लोग जो जिस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो एक आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाता है, वो ये है कि ये CRH अगर तो बड़ा होगा तो ना सिर्फ हमारे पास ACTH बड़ा होगा, बल्कि इसके साथ साथ और हार्मोन्स भी बड़े होंगे, जैसा कि MSH, बीटा एंडोर्फिन, क्योंकि CRH ना सिर्फ ACTH को बढ़ाता है बल्कि MSH को और बीटा एंडोर्फिन को भी बढ़ाता है। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, MSH क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक इंटरमीडिएट हिस्सा है, इंटरमीडिएट हिस्सा जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है हाइपोथैलेमस का। किधर गया, ये रहा इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से निकलता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि रंग देता है हमारे जिस्म को। और भी इसके फंक्शन होते हैं, लेकिन कलर मेलानोसाइट को एक्टिवेट करता है, कलर देता है हमारी स्किन को। तो एक तो CRH हमारे पास ACTH को बनाता है, जो कि कोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, जो कि हमारे पास जैसे गोनाडोट्रोफिक हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकॉइड हो गए, ये तमाम के तमाम एड्रिनल ग्लैंड को जब हम डिस्कस करेंगे, तमाम के तमाम हार्मोन्स को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। अब पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर तो CRH बड़ा होगा तो ACTH भी बड़ा होगा और MSH भी बड़ा होगा, और बीटा एंडोर्फिन क्या होता है, बीटा एंडोर्फिन होता है इनका प्रीकर्सर, इन सब का प्रीकर्सर क्या है, POMC प्रीकर्सर। ओके, POMC प्रीकर्सर को ये स्टिमुलेट करता है, जिसने आगे जाके कन्वर्ट हो जाना होता है ACTH के अंदर, MSH के अंदर और बीटा एंडोर्फिन के अंदर। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे बात आ जाएगी जो मैं बोलने लगूँ। CRH लेवल डिक्रीज आफ्टर वेरी लॉन्ग स्टीरॉयड ट्रीटमेंट वाया नेगेटिव फीडबैक। देखें, CRH रिलीज़ कब होगा, जब हमारे पास अल्टीमेटली स्टीरॉयड या ग्लूकोकोर्टिकॉइड, लेट्स सपोज एड्रीनल कोर्टेक्स ने क्या बनाया, G बना दिया, ग्लूकोकोर्टिकॉइड बना दिया, ये क्या है, स्टीरॉयड है। अगर हम बाहर से स्टीरॉयड देने लग जाएं टैबलेट की सूरत में, तो होता ये है कि अब ये पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है कि ये एड्रीनल कोर्टेक्स ने बनाया G हार्मोन, ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकॉइड बनाया। अगर तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, CRH की कंसंट्रेशन को कम कर देगा। इसी तरह CRH की कंसंट्रेशन कम होगी तो ACTH की कंसंट्रेशन भी कम हो जाएगी। इस तरह ये ओवरऑल G को कंट्रोल किया जाता है। अब मैं बाहर से G देने लग गया हूँ तो G की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई हो जाएगी। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा, CRH की कंसंट्रेशन को कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड के अंदर वो सेंस कर रहा होगा कि G की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। ओके, हालांकि एड्रीनल कोर्टेक्स नहीं बना रहा है इसे, लेकिन बाहर से आ रहा है, उसे ये नहीं पता कि बाहर से आ रहा है या ग्लैंड बना रहा है। अंडरस्टैंड मेरा पॉइंट, गेट कर रहे हैं ना। तो बाहर से अगर हम दवाई दे रहे हैं तो ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। किसी भी, ये हर जगह पे अप्लाई होगा, थायराइड के ऊपर भी अप्लाई होगा, हर जगह पे।
कि अगर हम बाहर से थायराइड हार्मोन देने लगे T3 T4 तो ये वाला सिस्टम वर्क नहीं करेगा जो हमने आगे पढ़ना है, TRH वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है जी ACTH। ACTH असल में पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हार्मोन है। ये क्या करेगा, एक तो इसने, ये ट्रॉपिकल हार्मोन है तो एड्रेनल कोर्टेक्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, स्टिमुलेट एड्रेनल ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन प्रोडक्शन। एड्रेनल कोर्टेक्स के ऊपर जाके हमारे पास क्या करेगा, सक्रीशन कराएगा किसकी, एड्रेनल ग्लूकोकोर्टिकॉइड की, और एंड्रोजन प्रोडक्शन करवाएगा। ये आगे फंक्शन करेंगे, ये हार्मोन है। क्लीव द कोर्टिकोट्रोफिक सेलिमन एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर तोड़ा मोड़ा जाता है, ठीक है। ACTH and MSH share the common precursor POMC which explain the hyperpigmentation seen in Cushing syndrome, Cushing disease. Okay guys, यहाँ पे समझिएगा इस सारे कंसेप्ट का क्या मकसद था जो मैंने यहाँ पे कराया कि स्टिमुलेशन ऑफ CRH आल्सो इंक्रीज MSH, बीटा एंडोर्फिन एंड ACTH, ये तीन के तीन हार्मोन CRH इंक्रीज़ करवाएगा। अब एक डिज़ीज़ है जिसको बोलते हैं कुशिंग डिज़ीज़। कुशिंग डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, कुशिंग डिज़ीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास इस हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ACTH की। ओके, ACTH की कंसंट्रेशन बढ़ी ड्यू टू CRH की कंसंट्रेशन बढ़ी, CRH की कंसंट्रेशन बढ़ी तो ACTH की कंसंट्रेशन भी बढ़ी। अब डिज़ीज़ है कुशिंग डिज़ीज़ जिसके अंदर ACTH की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर हमें स्किन के ऊपर डार्कनिंग भी देखने को मिल रही है। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी हमने एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उसका पाथवे एक ही है। डार्कनिंग ऑफ स्किन की वजह कुशिंग डिजीज़ के अंदर क्या है, क्योंकि इनका प्रीकर्सर सेम है POMC। क्लियर, ये पूरी डिटेल आपके पास होगी तो आप उसी टाइम फ़ौरन डायग्नोसिस बना सकते हैं, डिजीज़ का कोई मसला ही नहीं होगा। मेरी बात आप दोबारा रिवाइंड करके सुने, ठीक है, आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे है जी अगला एक्सेस हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सेस। ये भी वैसे ही वर्क करेगा कि थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा हाइपोथैलेमस से जो कि स्टिमुलेट करेगा TSH एंड प्रोलैक्टिन को। अब यहाँ पे फिर से एक कनेक्शन आ गया, प्रोलैक्टिन को भी ये रिलीज़ कर रहा है। अगर तो लेट्स सपोज कोई डिज़ीज़ है जिसके अंदर TRH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो साथ साथ ना सिर्फ वो TSH को बढ़ाएगा, TSH क्या करेगा आगे जाके थायराइड को बढ़ाएगा, थायराइड क्या करेगा T3 T4 की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। मामला ये है कि अगर TRH ज़्यादा होगा तो साथ साथ हमें प्रोलैक्टिनीमिया भी देखने को मिलेगा, प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी तो मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो मिल्क की प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी विद हमारे पास T3 T4, उसको हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, TRH से रिलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं जी एन इंक्रीज इन TRH लेवल इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है, TRH जो है वो बढ़ जाता है। TRH जब बढ़ा में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्टोरिया बिकॉज इट स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सेक्रेशन। गाइस वही बात, गैलेक्टोरिया क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क बढ़ जाना। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये एक डिज़ीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म हमारे पास हुई जिसकी वजह से TRH बढ़ा, TRH के साथ साथ गैलेक्टोरिया भी हो गया, मिल्क की कंसंट्रेशन भी बढ़ गई। सोचने वाला सोचेगा बीमारी थायराइड की है, बीमारी थायराइड की है तो क्यों हमारे पास लैक्टेशन बढ़ गई, मिल्क की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसलिए कि ये TRH रिलीज़ करवाएगा। बाय द वे हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, T3 कम हो जाएगा। पीछे मैंने आपको बताया G बढ़ेगा तो ये वाला हार्मोन कम हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेम है, अगर तो T3 कम हुआ तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसने आगे जाके रेगुलेट करना, तो ये बढ़ेगा, साथ में इसने प्रोलैक्टिन को भी रिलीज़ करवाना। आगे देखते हैं जी, TRH ने जाके पिट्यूटरी को प्रोटेक्ट किया और पिट्यूटरी ने क्या रिलीज़ करवा दिया, TSH, और TSH स्टिमुलेट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन ऑन थायराइड ग्लैंड। TSH secretion is inhibited by dopamine and somatostatin and glucocorticoid. TSH level are the best initial test in the workup of hypothyroidism. हाइपोथायराइडिज्म को चेक करना हो तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्या चीज़ होती है, TSH। और ये आ जाते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, मैंने आपको बताया था डोपामीन और सोमेटोस्टैटिन, ये जहाँ पे गिरेंगी इन्होंने इनहिबिशन करवानी। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपको मिल रही है कि पिट्यूटरी के अंदर
डोपामीन और सोमैटोस्टैटिन जब रिलीज़ होंगे तो वो TSH की कंसनट्रेशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। जब इन्होंने इसकी कंसनट्रेशन को कम करना है तो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन भी कम हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड का कंसनट्रेशन फंक्शन कम होगा तो T3 T4 भी नहीं बनेंगे। अंडरस्टैंड? बिल्कुल आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है जी हमारे पास हाइपोथैलेमस गोनेडल पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस। गोनेड्स किसको बोलते हैं? गोनेड बोलते हैं हमारे टेस्टीज़ को मेल के अंदर और फीमेल के अंदर ओवरीज़ को। तो वो भी मैंने आपको जब ग्लैंड्स दिखा रहा था वीडियो नंबर 1 के अंदर मैं बताया था, वो भी हार्मोन रिलीज़ करेंगे, उनको भी तो कंट्रोल करना है, वो ये एक्सिस कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा जी, कैसे कंट्रोल कर रहा है आइए देखते हैं। हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होगा GnRH। GnRH यहाँ से रिलीज़ होगा और इसने पिट्यूटरी के ऊपर जाके क्या रिलीज़ करवाना है, गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन आगे जाके गोनाडोट्रोपिन 2 किस्म के होते हैं, LH और FSH। इन्होंने जाके फीमेल की ओवरीज़ के ऊपर और मेल के टेस्टीज़ के ऊपर जाके हार्मोन्स की सक्रीशन करवानी है। अगर तो ओवरीज़ से क्या बनेगा, लेट्स सपोज ओवरीज से बनता है एस्ट्रोजन, टेस्टीज से बनता है टेस्टोस्टेरोन। अगर तो इनकी कंसनट्रेशन हाई होगी तो इसको सेंस करेगा हाइपोथैलेमस, जो GnRH को कम कर देगा। अल्टीमेटली गोनाडोट्रोपिन भी कम हो जाएंगे, LH FSH भी कम हो जाएगा, तो ओवरऑल इनकी कंसनट्रेशन भी कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? बेसिक फंडा। अच्छा, अब पढ़ते हैं GnRH करता क्या है। स्टिमुलेट FSH एंड LH बात कर ली हमने। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जो मेन पॉइंट, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग हाई प्रोलैक्टिन लेवल cause suppression of GnRH secretion which result in the development of lactational amenorrhea। प्रोलैक्टिन क्या करता है, इनहिबिट करता है GnRH के रिलीज़ को। जब GnRH कम होगा गोनाडोट्रोपिन भी कम होगा पिट्यूटरी वाला, अल्टीमेटली गोनेड्स के हार्मोन्स भी कम होंगे। गोनेड्स के हार्मोन करते क्या हैं फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन करवाते हैं और मेल के अंदर स्पर्म बनाते हैं। ओके, तो वो ये कह रहा है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, लैक्टेशन कर रही होती है, तो उस प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा बनेगा क्योंकि वो मिल्क की प्रोडक्शन करता है। तो हाई प्रोलैक्टिन जब बनेगा तो वो GnRH को कम कर देगा। अल्टीमेटली गोनाडोट्रोपिन कम होगा, अल्टीमेटली हार्मोन्स नहीं बनेंगे फीमेल के अंदर। बेसिकली फ़ीमेल क्या ही बता रहा है, मेल के अंदर नहीं होता, मेल लैक्टेशन नहीं करवाता। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हार्मोन नहीं बनेंगे, सेक्स हार्मोन नहीं बनेंगे फीमेल के, और उससे क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगी, जिसको हम बोलते हैं एमेनोरिया। तो इस सारे की सारी कंडीशन को क्या बोलते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया। ओके, मिल्क जब पिला रही होती हैं फीमेल्स तो उनके अंदर एमेनोरिया होने के चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं उसकी वजह इससे लिख दी है, हाई प्रोलैक्टिन लीड टू डिक्रीज इन GnRH, लीड टू डिक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, लीड टू डिक्रीज इन फीमेल हार्मोन्स। आगे लिखता है पल्सटाइल GnRH सक्रीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन। हमने बात कर ली कि अल्टीमेटली इसने इफेक्ट करना है टेस्टिस को और ओवरीज को। अगर पल्सटाइल GnRH, पल्सटाइल का क्या मतलब है कि कोई हिसाब से, ऐसे नहीं कि मुसलसल GnRH हमारे पास रिलीज़ होता है, बल्कि पल्सटाइल का मतलब ये है कि रिलीज़ हुआ फिर कम हुआ, फिर रिलीज़ हुआ फिर कम हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम दवाइयों के ज़रिए मुसलसल GnRH देते हैं बहुत ज़्यादा, मिसाल के तौर पर मैंने दिया और वो सस्टेन कर रहा है, हाई है, तो ये ओवरऑल क्या इफेक्ट डालेगा, ओवरऑल हार्मोन जो होंगे सेक्स हार्मोन वो कम हो जाएंगे। हमें पल्सटाइल चाहिए, पल्सटाइल चाहिए कि पल्स की मैनर के अंदर है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोल करती है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ओके, अब LH और FSH की फंक्शन को देख लेते हैं। इनको हम लोग ऑब्सकाइनी के अंदर डिटेल से देखते हैं। LH ये हमारे पास क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है। मेल के अंदर क्या करवाता है, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस एंड लेडिंग लेडिंग सेल जो उनसे होते हैं टेस्टिस के अंदर, वहाँ से टेस्टोस्टेरोन बनाता है। फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन करवाता है। FSH क्या करता है, स्टिमुलेट द मैच्योरेशन ऑफ जर्म सेल इन बोथ मेल एंड फीमेल। FSH मैच्योरेशन करवाता है, LH हमारे पास ओव्यूलेशन और टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। अंडरस्टैंड? मज़ीद इनका फंक्शन हम ओब्सकाइनिंग के अंदर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एक और एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सोमैटोट्रोफिक एक्सिस। सोमैटोट्रोफिक एक्सिस, इसके अंदर दो हार्मोन आते हैं, एक ग्रोथ GnRH जो कि ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल होता है, और एक सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन मैंने आपको बताया था क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिट करेगा। अच्छा, इन्होंने जाके किसको रिलीज़ करवाना होता है या किसको इफेक्ट करना होता है, ख़ासतौर पे GnRH ने। GnRH और सोमैटोस्टैटिन का ऑपोजिट रोल होता है। GnRH क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को
ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, जबकि सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन को। साथ साथ एक और पीछे हम हार्मोन पढ़ चुके हैं, सोमैटोस्टैटिन किसको इनहिबिट करेगा, TSH को भी इनहिबिट करेगा। ओके, ये बात। अब आपने देख लिया कि यहाँ से हाइपोथैलेमस के पास दो हथियार हैं, एक GnRH और एक सोमैटोस्टैटिन। डोपामीन, सोमैटोस्टैटिन ये हमने बात की थी इनहिबिट करेंगे, और यहाँ पे भी ये इनहिबिट ही कर रहे हैं किसको, ग्रोथ हार्मोन को। आगे देख लेते हैं, सिंथेसिस फॉर्म GnRH कैन बी यूज फॉर द एब्डोमिनल फैट रिडक्शन इन HIV एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रोफी। अब इस बात का क्या मकसद है कि हम बाहर से भी GnRH यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं GnRH करता क्या है, GH आगे करता क्या है, क्योंकि GnRH ने आगे जाके GH को ही रिलीज़ कराना होता है। तो उसके हवाले से ये पॉइंट लिखा हुआ है कि हम बाहर से दे के एब्डोमिनल फैट की रिडक्शन करवा सकते हैं डिजीज़ के अंदर, इसको जैसा कि HIV एसोसिएटेड लाइपोडिस्ट्रोफी, इन पेशेंट्स के अंदर फैट बढ़ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सोमैटोस्टैटिन की, उसके बाद हम GH को डिटेल से देखेंगे ये GH करता क्या है, ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, ना कि सोमैटोस्टैटिन। ओके, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट करता है GH को और TSH को। सिंथेटिक फॉर्म ऑफ सोमैटोस्टैटिन आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली, ओस्टियोटाइट। एक्रोमेगाली एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है। हम लोग सोमैटोस्टैटिन बाहर से देते हैं ताकि ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन को कम किया जा सके। ओके, अब देखते हैं ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट क्या होता है। ग्रोथ हार्मोन या तो डायरेक्टली इफेक्ट दिखाएगा या इनडायरेक्टली इफेक्ट दिखाएगा। डायरेक्टली जब ये इफेक्ट दिखाता है तो ये ग्लूकोज अपटेक इन द सेल को कम कर देता है। ओके, ग्लूकोज सेल में नहीं जाती, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन मौजूद होते हुए भी सेल के अंदर अगर ग्लूकोज नहीं जा रही तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है, डिक्रीज़ करता है कि ग्लूकोज सेल के अंदर ना जाए। इंक्रीज़ करता है लाइपोलिसिस को, यहाँ पे बात की है कि फ़ैट को रिड्यूस करता है। लाइपोलिसिस बोलते हैं कि लिपिड को तोड़ना, फ़ैट को तोड़ना। इंक्रीज़ प्रोटीन सिंथेसिस इन मसल, डोले शोले बनाता है। इंक्रीज़ अमीनो एसिड अपटेक, अमीनो एसिड के अपटेक को बढ़ाता है। ओके, ग्रोथ हार्मोन जिम वगैरह करने वाले भी यूज़ करते हैं, उसके इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि डोले शोले बने। दूसरा इनडायरेक्ट इफेक्ट को देखते हैं, मीडिएटेड बाय IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ये इंसुलिन की तरह मॉलिक्यूल होता है लेकिन इंसुलिन नहीं होता। इसको बोलते हैं सोमैटोमेडिन सी। इसके ज़रिए क्या इफेक्ट दिखाता है, ग्रोथ स्टिमुलेशन, बढ़ाता है बॉडी को, साइज बढ़ाता है। जब प्यूबर्टी के ऊपर आप आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े हो रहे होते हैं, तो इसी का काम होता है कि आपको ग्रोथ के कराए, ग्रोथ स्पर्स जिनको हम बोलते हैं, पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ते हैं। एनाबोलिक इफेक्ट ऑन बॉडी, डोले शोले बनाने। ये एनाबोलिक इफेक्ट है या कैटाबोलिक इफेक्ट है? एनाबोलिज्म बोलते हैं जोड़ना, कैटाबोलिज्म बोलते हैं तोड़ना, तो एनाबोलिक इफेक्ट है इसका, डोले शोले बनाता है। अच्छा, GH रेगुलेशन की बात करते हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें ही इसको कंट्रोल करेंगी? नहीं, और चीज़ें भी ग्रोथ हार्मोन को इफेक्ट करती हैं। कौन कौन सी? कुछ वो चीज़ें होंगी जो इसको बढ़ाएंगी, कुछ वो चीज़ें होंगी जो इसको कम करेंगी। ग्रोथ हार्मोन को क्या बढ़ाता है? एक्सरसाइज, बिल्कुल डोले शोले। स्लीप लेनी चाहिए, वो भी इसको बढ़ाती है। प्यूबर्टी, जवानी, मैंने आपको बताया। हाइपोग्लाइसीमिया, CKD, ये डिजीज़ के नाम है। हाइपोग्लाइसीमिया भी इसको बढ़ाता है, CKD भी बढ़ाता है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ब्लड के अंदर कंसनट्रेशन ग्लूकोज की कम हुई। ये क्या करता है, सेल के अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने देता, यानी कि ये चाहता है कि ब्लड के अंदर ही ग्लूकोज रहे। तो ये इसका फंक्शन है कि इंक्रीज़ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ये सेंस करेगा, तो GH की कंसनट्रेशन बढ़ सकती है। CKD के पेशेंट के अंदर भी हो सकता है, थायराइड हार्मोन के अंदर भी हो सकता है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एंड शॉर्ट टर्म ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक्सपोजर भी इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन को कम कौन कौन सी चीज़ कर सकती है? ग्लूकोज कम कर सकता है, सोमैटोस्टैटिन कम कर सकता है, और इसकी कंसनट्रेशन को कौन कौन सी चीज़ कम कर सकती है? सोमैटोमिडिन कम कर सकती है, फ्री फैटी एसिड और क्रोनिक ग्लूकोकोर्टिकॉइड थेरेपी। मैंने आपको बताया था अगर बाहर से देने लग जाएं तो बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती बॉडी की, ये बाहर से आ रहा है या अंदर ही मौजूद है, तो ये उसकी कंसनट्रेशन को कम करने के अंदर हेल्पफुल होता है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सोमैटोट्रोपिक एक्सेस। आगे है हमारे पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन एक्सेस।
और हाइपोथैलेमस मेलानोकॉर्टिन सिस्टम। ओके, अब ये जो सिस्टम है ये मेरे पास स्टार्ट हो गए हैं जिन्होंने आगे जाके किसी ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करना। ओके, किसी ऑर्गन को इन्होंने इफ़ेक्ट नहीं करना। ये नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं, डायरेक्टली पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, डायरेक्टली फंक्शन करेंगे। अंडरस्टैंड? तो अब हम बात करते हैं इनकी। तो हाइपोथैलेमस से निकलता है डोपामीन। डोपामीन क्या करता है? डोपामीन क्या करता है? प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी बोला जाता है इसको, क्योंकि अल्टीमेटली इसने क्या करना है? इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, हैज़ अ हायर इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोलैक्टिन रेगुलेशन इन देन टीआरएच। एक टीआरएच भी इसको कंट्रोल करता है, जैसा कि हमने पीछे बात की है। ये कहाँ से निकल रहे हैं डोपामीन वगैरह? ये हाइपोथैलेमस से, एच से। और किसको कंट्रोल कर रहे हैं? पी के हार्मोन को, जो कि हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन को दो हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं, डोपामीन और टीआरएच। टीआरएच की हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। डिजीज़ भी मैंने आपको बता दिया कैसे रिलेट करेगी। इसके अंदर हमारे पास हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन हो जाएगी, लेकिन मेन जो रोल होता है वो डोपामिन का होता है। डोपामिन क्या करता है? डिक्रीज़ करता है प्रोलैक्टिन को। और प्रोलैक्टिन क्या करता है? ये हमारे पास लैक्टोट्रोफ सेल होते हैं जहाँ से सिक्रीट होता है। इट इंक्रीज द ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ एंड लैक्टेशन। इट इनहिबिट जीएनआरएच सिक्रेशन, ये भी हमने बात की है। और फीमेल इंडिविजुअल के अंदर इनहिबिशन ऑफ ओवुलेशन को रोकता है, एमेनोरिया करवाता है, लैक्टोरिया करवाता है, मिल्क की प्रोडक्शन, डिक्रीज लिबिडो को कम करता है। मेल इंडिविजुअल के अंदर इसका क्या फंक्शन होता है? इनहिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कम करता है, लिबिडो को कम करता है। ओके, तो ये तमाम के तमाम फंक्शन इसके हमने देख लिए। इसके अलावा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को देखते हैं, वो हमारे पास कैसे कंट्रोल होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस। वो भी हमारे पास पिट्यूटरी का हार्मोन था। इसकी दो टाइप होती हैं, अल्फ़ा और बीटा। मेन जो होता है वो अल्फ़ा होता है। मैंने आपको इसका फंक्शन बताया था एक, वो क्या था कि ये हमारे पास पिगमेंटेशन करवाता है, स्किन कलर को चेंज करवाता है। किसके ऊपर एक्ट करके? स्किन के अंदर मौजूद मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करके। ओके, इसके अलावा ये क्या करवाता है? रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट, भूख के अंदर भी ये मददगार साबित होता है। प्रमोट स्टाइटी, ये भूख कम लगती है जब इसकी कंसनट्रेशन हाई होती है। और इसको क्लीव कहाँ पे किया जाता है? आर्कुएट न्यूक्लियस के अंदर। आर्कुएट न्यूक्लियस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, आगे ये हमारे पास इसको रेगुलेट करने के लिए मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज़ हो रहा होता है हाइपोथैलेमस से, जो कि इनहिबिट करता है एमएसएच को। अंडरस्टैंड? हाइपोथैलेमस से क्या निकलेगा? मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, जो इसको इनहिबिट करेगा। और इसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए, ये पिट्यूटरी के डायरेक्ट हार्मोन है। आगे है हमारे पास हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस के अंदर वो हार्मोन जो डायरेक्टली हमारे पास कहाँ पे बन रहे थे? हाइपोथैलेमस के अंदर ही बन रहे थे। उनमें दो थे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अब हम इनको डिस्कस करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन मैंने आपको पहले बताया, ये कहाँ पे बन रहे हैं? हाइपोथैलेमस के अंदर और पिट्यूटरी के अंदर आगे बस थोड़ी देर के लिए स्टोर होंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी इनको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इनका फंक्शन क्या है अब हम इसको तफसील से देखने लगे, और इनकी रेगुलेशन भी देखते हैं, कौन इनको रेगुलेट कर रहा होता है। पहले ये ऑक्सीटोसिन को देख लेते हैं। ऑक्सीटोसिन को निप्पल स्टिमुलेशन से हम लोग इंक्रीज़ करा सकते हैं, या तो ये हमारे पास स्ट्रेचिंग ऑफ वजाइना या सर्वेक्स से इंक्रीज़ होगा। ओके, इसका फंक्शन क्या है? प्रोमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। जब बच्चे की पैदाइश हो रही होती है तो ऑक्सीटोसिन हमारे पास इंक्रीज़ होता है ताकि वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाए। जब वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी तो बेबी पास आउट होता है। अगर तो हम लोग इसके इंजेक्शन भी लगाते हैं फीमेल को, ताकि वो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाए और बेबी को बाहर पुल किया जाए। अच्छा, फैसिलिटेट मिल्क इजेक्शन वाया मायो एपिथेलियम सेल कॉन्ट्रैक्शन। वहाँ पे जाके भी ये मायो एपिथेलियल सेल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। प्रोलैक्टिन जो था वो हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहा था, उसको बाहर कैसे सेक्रेट करना है वो कौन करवा रहा होता है? ऑक्सीटोसिन। वो भी कैसे करवा रहा होता है? वहाँ पे भी ये कॉन्ट्रैक्शन ही करा रहा होता है। किसकी? मायो एपिथेलियल सेल की। मिसाल के तौर पे निपल के, ये निपल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे लेट्स सपोज सेल है, यहाँ पे इन सेल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो यहाँ से मिल्क की कंसनट्रेशन बाहर आएगी, तो वो उनको हम बोल रहे हैं मायो एपिथेलियल सेल। वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा उनकी और वैसे मिल्क बाहर आएगा। प्रोडक्शन के अंदर इसका इतना रोल नहीं होता। प्रोडक्शन कौन करवा रहा है? प्रोलैक्टिन करवा रहा है। ओके ओके हो गया। अब आते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन के ऊपर। ये हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या करवाता है, ये सेंस करता है ऑस्मोलैरिटी को और उसी हिसाब से एक्ट करता है। मेन इफेक्ट इसका क्या होता है?
पहले हम इसकी रेगुलेशन की बात करते हैं। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमिक ऑस्मो रिसेप्टर इसको एरिया होता है हाइपोथैलेमस के अंदर जो कि इसकी कंसंट्रेशन को चेक करता है। हाइपोवोलेमिया जब होता है, मैंने इस बात को आपको पहले बता दिया। इसके अलावा हाइपोटेंशन, एंजियोटेंशन 2, ये तमाम की तमाम चीज़ें इसको रेगुलेट करती हैं। ओके, ओवरऑल मकसद क्या होता है हमारा? ओवरऑल मकसद ये होता है कि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जाए। ओके, ये हमारा मकसद होता है। मेन इफ़ेक्ट क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को ये रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ V2 रिसेप्टर। इसके दो रिसेप्टर होते हैं, V1 रिसेप्टर जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। अभी ये ब्लड वेसल है, इसके ऊपर लगा हुआ है V1 रिसेप्टर, तो जैसे ही ये हार्मोन आएगा ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब कम ब्लड वेसल है, ब्लड उतना ही है, तो ब्लड प्रेशर ओवरऑल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जबकि V2 रिसेप्टर का मैकेनिज्म और है, वो किडनीज़ के ऊपर जाके क्या करते हैं? एक्वापोरिन चैनल्स इन द प्रिंसिपल सेल ऑफ रेनल कलेक्टिव टिश्यू कलेक्टिंग डक्ट और DCT के ऊपर उनकी कंसनट्रेशन को बढ़ा देते हैं, इंसर्ट करते हैं एक्वापोरिन चैनल को। एक्वापोरिन चैनल क्या करते हैं? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर ज़्यादा होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ओवरऑल BP बढ़ जाएगा। तो ये V2 रिसेप्टर वहाँ पे लगे होते हैं। इसके अलावा ये एंटी डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब क्या होता है? यूरेसिस क्या होता है? डायूरेसिस बोलते हैं पतला पेशाब। एंटी डायूरेटिक, इसने गाढ़ा करना है पेशाब को। एक तो तरीका ये है कि एक्वापोरिन लगाए, पेशाब से उसने वाटर को स्क्रीट करके ब्लड के अंदर भेज दिया एब्जॉर्ब करके। दूसरा तरीका है यूरिया की रीअब्जॉर्प्शन करा के इन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, जो कि क्या करता है? इंक्रीज द कोर्टिकोमेडुलरी ग्रेडियंट एंड फैसिलिटेट यूरिन कंसंट्रेशन। इसके अलावा ACTH को रिलीज़ कराने में भी इसका रोल होता है। तो ये सारे के सारे ओवरऑल इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। और आप देख रहे हैं इसकी रेगुलेशन कौन कर रहा है? हाइपोटेंशन, क्योंकि इसने हाइपरटेंशन करवानी होती है और हाइपरटेंशन के अंदर एंजियोटेंसिन भी रोल प्ले करता है। इसको हम देखते हैं जब हम लोग एंजियोटेंसिन, रेनन एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टडी करेंगे। हाइपोवोलेमिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक्वापोरिन को बना के वाटर की एब्जॉर्प्शन करे ताकि हाइपोवोलेमिया को दूर किया जाए, वाटर की कंसंट्रेशन की कमी को दूर किया जाए। ओके, क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है? ऑक्सीटोसिन की पहले देख लेते हैं। इन्वॉल्व इन न्यूरो मॉड्यूलेशन ऑफ सोशल एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, फियर एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये तमाम के तमाम सिम्टम कब आएंगे? जब हमारे पास ऑक्सीटोसिन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। जबकि जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन के हैं। ये एलिवेट होता है इन अ कंडीशन जिसको बोलते हैं SIADH, SIDAH, डिस्पाइट प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। हमने देखा है कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को देखते हुए हम ADH की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, लेकिन एक डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं SIDH, SIADH, उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन बड़ी ही रहती है इररिस्पेक्टिव बल्कि ऑस्मोलैरिटी कितनी है। इसके अलावा ADH डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस कैन लीड टू डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स। अब ये क्या कर रहा होता है? पेशाब को जो है वो गाढ़ा कर रहा होता है ताकि पेशाब कम आए। अब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि इसके रिसेप्टर ही काम नहीं करते। ओके, कौन से रिसेप्टर होंगे? V1 या V2? ऑफ कोर्स V2 वाले, क्योंकि उन्होंने ही हमारे पास वाटर की एब्जॉर्प्शन करानी है फ्रॉम यूरिन। ओके, सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर सेप्टिक शॉक। इसका एक और फंक्शन भी होता है ADH का, ये हमारे पास ऑर्गन्स की तरफ ब्लड ज़्यादा भेजने में हेल्पफुल करता है। ओके, तो इसके हम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं जब पेशेंट हमारे पास सेप्टिक शॉक के अंदर हो। अल्कोहल इनहिबिट ADH रिलीज एंड काज डायूरेसिस। डायूरेसिस होता है पेशाब ज़्यादा आना। तो अल्कोहलिज्म जब बंदा करता है तो वो क्या करता है? ADH की कंसंट्रेशन को, उसके रिलीज़ को कम करता है। ओवरऑल क्या होता है? पेशाब ज़्यादा आता है, डायूरेसिस ज़्यादा होती है। अंडरस्टैंड? ओके, ये तमाम के तमाम एक्सेस हमने डिस्कस कर लिए। अब थोड़ा सा हम इमेज बेस डिस्कशन करते हैं। मैंने इन दोनों को ही डिस्कस करना है इमेज के अंदर, बाकी जो होंगे वो हमने जितने भी देखे हैं, जैसा कि प्रोलैक्टिन हो गया, ये हम जब मेमोरी ग्लैंड को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। स्किन को पढ़ेंगे तो मेलानोसाइट को देख लेंगे। इसी तरह जब हम ग्रोथ हार्मोन्स को देखेंगे तब हम इनको डिस्कस कर लेंगे, ग्रोथ को। और हम जब ऑब्सकाइनी को देखेंगे तब हम GnRH को देख लेंगे कैसे वर्क करता है ओवरऑल। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी डिटेल आपको बता दी है, लेकिन मज़ीद इसको हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव ग्लैंड के साथ। थायराइड को हम डिस्कस करेंगे, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है, लेकिन आइडिया आपको यहाँ से हो जाना चाहिए। दो चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है विद द इमेज, वो हम डिस्कस करते हैं।
पहली है हमारे पास जो हार्मोन हम लोगों ने दो लिखे हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ से बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस से। एक है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। इन दोनों को हमने देखना है। पहले हम देखते हैं एडीएच को। एडीएच का काम क्या था, कौन रेगुलेट कर रहा था, रिवाइज कीजिए। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, इसने रिलीज़ होना है। एंजियोटेंसिन 2 आया, इसने रिलीज़ होना है। बीपी कम हुआ, इसने रिलीज़ होना है। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, इसने रिलीज़ होना है। ओके, पॉजिटिव साइन लिखा। पॉजिटिव साइन से एडीएच रिलीज़ हुआ। ओके, उसने जाके क्या करना है, किडनी के ऊपर इफेक्ट करना है, ब्लड वेसल्स के ऊपर इफेक्ट करना है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच को भी निकालता है। ओके, इथेनॉल अल्कोहल जब होगी तो ये सारा का सारा सिस्टम शट हो जाएगा, जिससे हमारे पास इसकी ओवरऑल कंसनट्रेशन कम हो जाएगी। अल्कोहल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। किडनी के ऊपर जाके ये क्या करता है, एक्वापोरिन चैनल बनाता है, जिससे वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड के अंदर पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिससे ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, इसी तरह एक और रिसेप्टर होता है इसका, डायरेक्टली जाके ये उसके ऊपर एक्ट करता है और क्या करवाता है, वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल के ऊपर जो इसका रिसेप्टर होता है उसके ज़रिए। अंडरस्टैंड। और ये कौन सा न्यूक्लियस होता है जो इसको बना रहा होता है, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस के अंदर, और ये स्टोर कहाँ पे हो रहा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम लोग अपने ऑक्सीटोसिन के ऊपर। ऑक्सीटोसिन को कौन रिलीज़ करवाने में हेल्प आउट करता है, स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स, सकिंग, जब बच्चा जो है वो मिल्क की सकिंग कर रहा होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट और ऑर्गेज़म वगैरह, सेक्सुअल कांटेक्ट जब हम करते हैं किसी के साथ उस टाइम भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, इसलिए इसको सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है, लव हार्मोन भी बोला जाता है। ओके, ये भी हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ही निकलता है, और ये तमाम के तमाम स्टिमुलस क्या करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं इसके ऊपर, ऑक्सीटोसिन के ऊपर। और ये कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और ये यूट्रस के ऊपर जाके एक्ट करेगा, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा और सीएनएस के ऊपर एक्ट करेगा। ओके, यूट्रस के ऊपर जाके क्या करवाएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मिल्क एजेक्शन करवाएगा, और ये मैंने आपको बताया है कि लव हार्मोन है, एसोसिएटेड विद द बॉन्डिंग, पेरेंट टू चाइल्ड एंड सेक्सुअल पार्टनर की जो बॉन्डिंग होती है वो भी ऑक्सीटोसिन की ही वजह से हो रही होती है। अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। हमारे सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं वो क्लियर हो गए। अब हम इनको सेपरेटली देखेंगे विद रिस्पेक्टिव ग्लैंड। मिसाल के तौर पे हमने ये पूरा ओवरऑल सिस्टम देखा है कि कैसे कंट्रोल हो रहे हैं। अब हमने देखना है इंडिविजुअल ग्लैंड को। जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं बोलूँगा कि पीछे से एक हार्मोन आ रहा है, मिसाल के तौर पे मैं थायराइड ग्लैंड पढ़ाता हूँ तो मैं बताऊँगा कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आ रहा है जो कि पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, पिट्यूटरी आगे से एक और हार्मोन रिलीज़ करेगा। तो आपको पता होना चाहिए इस बात का क्या मकसद है। अंडरस्टैंड, क्लियर, ओके जी।